गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 12th का एक्सरसाइज 7.5 का जो बेसिक कंसेप्ट है आज हमारा क्या स्टार्ट होना था। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में लास्ट लेक्चर में बताया था कि आज हम क्या करेंगे। एक्सरसाइज 7.5 है जो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन पर बेस्ड है, यानी आंशिक भिन्नों के वियोजन द्वारा समाकलन, आंशिक भिन्नों के वियोजन द्वारा समाकलन पर बेस है। उसका बेसिक आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। और बोर्ड एग्जाम में आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन यानी इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन हर साल आता है, 6 मार्क्स आपको दे के जाता है। तो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम यही पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 7.5 का जो बेसिक चीज़ें है, बेसिक फॉर्म्स है, बेसिक फॉर्मूले है, बेसिक थ्योरी है, वो हम आज सीखेंगे। तो आपको लेक्चर को ध्यान से देखना है। अगर लेक्चर में आपको दिक्कत आती है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। तो पहले आप लेक्चर को ध्यान से देखते जाए, क्योंकि आज इस एक्सरसाइज 7.5 की जो जड़ है वो इस लेक्चर में है, यानी इसका बेसिक यहाँ पर बेसिक सीढ़ी आपको यहाँ पर चढ़नी है। अगर आपने ये बेसिक लेक्चर अगर क्लियर देख लिया तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आने लग जाएंगे। ठीक है, अभी तक हमने क्या सीखा था? एक्सरसाइज 7.4 में हमने विशिष्ट फलनों के समाकलन के कुछ सूत्र यूज किए थे। अब हम क्या यूज करेंगे? अब हमें यूज करना है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में हमें इंटीग्रेशन को मतलब पार्शियल फ्रैक्शन में हमें फंक्शन को कन्वर्ट करना है और फिर हमें उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, समाकलन ज्ञात करना होता है। तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। लेक्चर में बेसिक बातें आपको समझाते हुए जा रहा हूँ, एक एक बातें आपको नोट करते जाना है। जहाँ पर दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, अन्यथा आपको इसको समझते हुए जाना है और अपने नोट्स बनाते जाना है। ठीक है, तो ध्यान रहे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हिंदी माध्यम वाले बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बच्चे अपनी बुक्स निकाल लीजिएगा। और उसके बाद इसमें सबसे पहले आपको क्या निकालना है? एक्सरसाइज 7.5 निकालनी है। इंटीग्रेशन का जो कैलकुलस का चैप्टर 7 है उसकी एक्सरसाइज 7.5 आपको निकालनी है। और ये एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, एक्सरसाइज 7.5 में एक हेडिंग है आपके पास, पेज नंबर है 333। ठीक है, पेज नंबर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। पेज नंबर कितना है? 333 है, यानी 333 पेज नंबर पे ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? इंटीग्रेशन। आज हमने किसका बेसिक सीखना है? आज हमें इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का बेसिक सीखना है। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का बेसिक हमें सीखना है पहले आज। देखिए, हम यहाँ क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन, हेडिंग लगा दो पहले, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, आज हम क्या करेंगे? इस हेडिंग के बेस पे जितने भी फॉर्मूले होंगे, क्वेश्चन होंगे, सभी आपको समझाएंगे। पहले मैं क्या करता हूँ, एक्सरसाइज 7.5 का आपको बेसिक सिखाऊंगा, उसके बाद इसके सारे एग्जाम्पल सीक्वेंस में समझाऊंगा, और देन इसके बाद हम एक्सरसाइज 7.5 पर आएंगे। तो ये लेक्चर आपको आज का देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लेक्चर अगर आपने देख लिया तो एक्सरसाइज 7.5 और उसके एग्जाम्पल आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान रखना इस बात का। तो लेक्चर आज का इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए, हिंदी में क्या लिखोगे? आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? आंशिक भिन्नों द्वारा, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। किसके द्वारा समाकलन? आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। तो अब देखिए, आपको ध्यान से समझना है, आंशिक भिन्न किसको बोलते हैं और समाकलन तो मैंने सिखा रखा है आपको। एक्सरसाइज 7.4 तक हमने इजीली सीख रखा है, बेसिक लेवल से सीख रखा है। एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए हैं। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम क्या सीखेंगे? बेसिकली आज के लेक्चर में हम क्या सीखेंगे? आंशिक भिन्नों के वियोजन से समाकलन सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि एक भिन्न क्या होती है?
भिन्न किसको बोलते हैं, एक फंक्शन क्या होता है, परिमेय फलन के बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे। परिमेय फलन यानी रैशनल फंक्शन के बारे में हम सीखेंगे कि आपको पता है कि हम जानते हैं कि एक परिमेय फलन को P/Q के पदों के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। आपको पता है कि एक जो परिमेय फलन होता है रैशनल फंक्शन होता है। मान लिया, अब आपको समझना क्या है, यहाँ पर जितना भी इंटीग्रेशन हम निकालेंगे, परिमेय फंक्शन जो होंगे, परिमेय फलन जो होंगे, रैशनल जो फंक्शन होंगे, उनका हम इंटीग्रेशन निकालना सीखते हैं। ठीक है, और उनको हम क्या करते हैं, बाय इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से उनको सॉल्व करते हैं। यानी यहाँ पर हमें क्या करना होता है, परिमेय फलनों का समाकलन निकालना होता है, परिमेय फलनों का समाकलन। और परिमेय फलन क्या होते हैं, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, परिमेय संख्याएं पढ़ी होगी। परिमेय संख्या क्या आती है, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो परिमेय फलन भी क्या होगा, वह फलन जिसे Px/Qx के रूप में लिखा जा सकता है। तो ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है कि हम जानते हैं वी नो डैट। देखिए, एक आपको थोड़ा मैं परिभाषा लिखवा रहा हूँ परिमेय फलन की। परिमेय फलन, पहले आपको इन सब को सीखने से पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा, परिमेय फलन के बारे में सीखना पड़ेगा। परिमेय फलन यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रैशनल फंक्शन बोलते हैं परिमेय फलन को इंग्लिश में। तो रैशनल फंक्शन क्या होता है, वह फलन जिसको Px/Qx के रूप में परिभाषित किया जाता है, परिमेय फलन कहलाता है। मेरे साथ साथ आप लिखते जाए कि वह फलन जिसको P/Q यानी Px/Qx, क्योंकि यहाँ पर Px एक यहाँ पर बहुपद आएगा और Qx भी एक बहुपद आएगा, बट्टे में आएगा। यहाँ फलन है, फलन का मतलब क्या, एक फंक्शन आएगा हमारे पास x के रूप में, y के रूप में। अधिकतर यहाँ फंक्शन आपको x वेरिएबल में ही मिलेंगे। तो एक फंक्शन ऊपर लिखा होगा, एक फंक्शन बट्टे के नीचे लिखा होगा। तो यानी वह फलन जिसको Px/Qx के रूप में परिभाषित किया जाता है, वह फलन जिसको Px/Qx के रूप में परिभाषित किया जाता है, परिभाषित किया जाता है, परिमेय फलन कहलाता है। परिमेय फलन यानी रैशनल फंक्शन परिमेय फलन कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, आपको ध्यान में रखना है कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि अगर किसी भी फंक्शन को हम P/Q के रूप में लिखें, Px/Qx के रूप में डिफाइन करें, लिखी, तो वो क्या कहलाता है, परिमेय फलन कहलाता है। और परिमेय फलन की एक खास बात क्या होती है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता है, हर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। अगर हर जीरो हो गया, मान लिया सपोज Qx की वैल्यू जीरो है और इस वैल्यू को यानी Qx की वैल्यू अगर जीरो है, अगर Qx की जीरो वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुटअप करता हूँ और फिर यहाँ पर जीरो से डिवाइड करता हूँ, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड बन जाएगा, इस फंक्शन का अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो यानी यहाँ पर परिमेय फलन होने की शर्त क्या कहती है, आपको पहले ध्यान देना है कि वह फलन जिसको P/Q के रूप में परिभाषित किया जाता है, परिमेय फलन कहलाता है। और तथा Qx डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी इस फंक्शन का डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। किसी भी शर्त में जो ये फंक्शन है, नीचे का फंक्शन है, इसका डिनोमिनेटर यानी हर है, वो जीरो नहीं हो सकता है। अगर वो जीरो हो गया तो ये फंक्शन अनडिफाइंड बन जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि वह फलन जिसको P/Qx के रूप में परिभाषित किया जाता है, परिभाषित फंक्शन है यानी जिसका कुछ अस्तित्व है, अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो ऐसे समझने के लिए हम क्या कहेंगे, हमने यहाँ पर क्या लिखा है, परिमेय फंक्शन की मतलब परिमेय फलन की परिभाषा क्या लिखी है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रैशनल फंक्शन बोलते हैं।
ठीक है, तो हमने क्या लिखा है कि वह फलन जिसको p ऑफ x अपॉन q ऑफ x के रूप में परिभाषित किया जाता है प्रमेय फलन कहलाता है, तथा qx डज नॉट इक्वल टू 0। qx क्या है? इसका डिनोमिनेटर है इस फंक्शन का, इस फंक्शन का हर है, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अगर ये 0 नहीं है तो ये फंक्शन क्या हो जाता है? प्रमेय फलन हो जाता है, रैशनल फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है q ऑफ x डज नॉट इक्वल टू 0, qx 0 नहीं हो सकता है। इट मीन्स दैट, ठीक है, अगर इसका qx 0 नहीं है तो p अपॉन p ऑफ x और q ऑफ x क्या हो जाएगा? प्रमेय फलन हो जाएगा। तो इसकी आपको शर्त ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इसको पहले आप बिल्कुल सही से लिख ले। ठीक है, चलो अब देखिए, यहां तक लिखने के बाद आपको बातें मैं समझा रहा हूँ, छोटी छोटी बातें, यानी बेसिक बातें हैं। एक्सरसाइज 7.5 को डीपली समझने के लिए ये जो छोटी छोटी बातें आपकी समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए आप पहले इसको लिख ले, नोट कर ले पहले सही से। अब देखिए आगे इसके बाद, जहां पर देखिए जो p ऑफ x है ना, एक बात मैं लिख लेता हूँ, p ऑफ x है, इसको क्या बोलेंगे? देखिए, बटे के ऊपर वाला नंबर p ऑफ x क्या होता है? न्यूमरेटर होता है। न्यूमरेटर यानी न्यूमरेटर है, यानी अंश। हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या बोलते हैं? अंश। लिख लेता हूँ एक बात यहाँ पर। और q ऑफ x क्या है? डिनोमिनेटर है इस फंक्शन का। q ऑफ x क्या है? डिनोमिनेटर। क्या है? डिनोमिनेटर यानी क्या है? हर है। क्या है? हर है। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है? तो ध्यान रखना है कि अगर कोई फंक्शन प्रमेय, अगर कोई फलन प्रमेय फलन है तो उसका हर 0 नहीं हो सकता है, हर डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, चलो अब यहाँ पर कुछ शर्त होती है, इंटीग्रेशन को निकालने की कुछ शर्त होती है। तो पहले आप इसको लिख ले, बिल्कुल ध्यान से नोट कर ले पहले इसको बिल्कुल सीक्वेंस में नोट कर ले, क्योंकि इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो डियर स्टूडेंट, आपने नोट कर लिया होगा। अब ध्यान से आगे देखिए। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा है कि जो प्रमेय फलन है, रैशनल फंक्शन है, वो क्या होता है। अब यहाँ पर इस इंटीग्रेशन के 7.5 जो एक्सरसाइज है, इसके अंदर दो प्रकार के रैशनल फंक्शन आएंगी, टू टाइप के रैशनल फंक्शन आएंगे, दो प्रकार के प्रमेय फलन आएंगे। उनमें से पहला क्या होगा? अनुचित प्रमेय फलन होगा और उचित प्रमेय फलन होगा। अनुचित प्रमेय फलन को हम विषम प्रमेय फलन भी बोलते हैं, तो ध्यान रखना है आपको। तो अब देखिए, हम दोनों बातें यहाँ पर सीखेंगे। पहले तो रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन आपने नोट कर दी होगी, तो ये हेडिंग भी आप पहले लिख ले। इसके बाद में लेक्चर को धीरे धीरे आगे लेके जा रहा हूँ, तो कंसेप्ट पर हम आते जाएंगे। एक एक बात आपको ध्यान से समझनी है। ये बेसिक लेक्चर है, ये बेसिक सीढ़ी है आज की, तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान से चलना है। तो अब बिल्कुल ध्यान से देखिए आगे। अब आपको यहाँ पे लिखना है टाइप्स ऑफ रैशनल फंक्शंस। रैशनल फंक्शंस यानी इसका हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे? हिंदी माध्यम वाले बच्चे लिखेंगे कि प्रमेय फलनों के प्रकार। प्रमेय फलन के जो प्रकार होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के हमें पढ़ने हैं यहाँ पर। इंटीग्रेशन 7.5 की एक्सरसाइज में हमें दो प्रकार के फलन पढ़ने हैं। एक तो क्या होगा? प्रमेय फलन होगा, एक अपरमेय फलन होगा। ठीक है, तो प्रमेय फलन के अंतर्गत हमें दो चीजें सीखनी होती है, एक तो विषम प्रमेय फलन और एक उचित प्रमेय फलन। उचित प्रमेय फलन, अनुचित प्रमेय फलन। तो ध्यान रखना। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? परिमेय, हिंदी में क्या लिखोगे? परिमेय फलनों के प्रकार। परिमेय फलनों के प्रकार, जो प्रकार हमें इस एक्सरसाइज 7.5 में सीखने हैं ना, वही मैं केवल आपको समझा रहा हूँ फिलहाल, ताकि आपको जो बेसिक बातें कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे फर्स्ट वाला हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे उचित प्रमेय फलन क्या होता है। उचित प्रमेय फलन। उचित प्रमेय फलन। ठीक है, और दूसरा हम यहाँ पर क्या सीखेंगे? पहले बेसिक में अनुचित प्रमेय फलन। अनुचित प्रमेय फलन। उचित प्रमेय फलन, अनुचित प्रमेय
फलन। देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए आप, उचित परिमेय फलन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रॉपर रैशनल फंक्शन। क्या बोलेंगे? उचित परिमेय फलन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रॉपर रैशनल फंक्शन। प्रॉपर रैशनल फंक्शन लिख देना आप, ठीक है। यहाँ पर जगह नहीं है, मैं लिख भी रहा हूँ फिर भी, ठीक है। उचित परिमेय फलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉपर रैशनल फंक्शन। और अनुचित परिमेय फलन को एक नाम से और भी जानते हैं, और करके यहाँ पे लिख ले, विषम परिमेय फलन। अनुचित परिमेय फलन को एक नाम से और भी पुकारते हैं हम, विषम परिमेय फलन। तो बुक में विषम भी लिखा हो सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो विषम परिमेय फलन, चलो देखिए, अनुचित परिमेय फलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, ठीक है। और जो यहाँ पर लिखा है मैंने, विषम परिमेय फलन को क्या बोलते हैं? ऑड रैशनल फंक्शन। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, अगर एक एक की आपको इंग्लिश सीखनी है तो ऑड रैशनल फंक्शन। मेरा उद्देश्य रहता है कि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों आपको समझाऊं, ताकि आप आगे इंटरमीडिएट के बाद जितनी भी हायर स्टडी होती है वहाँ सारी इंग्लिश में चलती है। अधिकतर राइटर की बुक्स मिलती है इंग्लिश में, और मैथमेटिक्स की तो अधिकतर बुक आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगी। तो मैं हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल ध्यान से सीखना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ रैशनल फंक्शन में हमें दो प्रकार सीखने, दो टाइप सीखनी है। फर्स्ट वाली क्या होती है? प्रॉपर रैशनल फंक्शन की होती है। सेकंड वाली क्या होती है? इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन होता है। प्रॉपर रैशनल फंक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? उचित परिमेय फलन। और इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुचित परिमेय फलन, ठीक है। और इसको एक नाम से और भी जानते हैं, विषम परिमेय फलन के नाम से भी जानते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑड रैशनल फंक्शन। तो ये बातें आपको क्लियर समझ में आनी चाहिए। अब इनके बारे में सीखेंगे, एक के बारे में, इनकी जो परिभाषा है वो सीखेंगे, ठीक है। परिभाषा जो इन दोनों फंक्शन की डेफिनेशन है, परिभाषा है, उसको सीखेंगे एक एक करके सीक्वेंस में। तो पहले आप इसको लिख लें। चलो आपने लिख लिया होगा। अब एक एक बातें हम सीखते हैं। फलनों के प्रकार आपने लिख लिए होंगे। चलो वेरी गुड डियर स्टूडेंट, आपको पहले कंसेप्ट को सीखना है। क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं, लेकिन जब तक अगर बेसिक आपको क्लियर नहीं रहेगा तो सवाल में आप कहीं ना कहीं तो दिक्कत आएगी। इसीलिए कंसेप्ट में आपको सिखा रहा हूँ। अब देखिए, अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकली। देखिए सबसे पहले परिमेय फलन। परिमेय फलन आपने सीखा है। परिमेय फलन इसकी परिभाषा में लिखवा चुका हूँ पीछे, ठीक है। परिमेय फलन को आपने क्या बोला है कि यदि कोई फंक्शन p ऑफ x और q ऑफ x के रूप में लिखा गया है तो वो क्या कहलाता है? परिमेय फलन कहलाता है। डियर स्टूडेंट, वो क्या कहलाता है? परिमेय फलन कहलाता है। ऊपर क्या होगा? ऊपर यहाँ पर जो p ऑफ x है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं। इसमें एक बहुपद होगा, पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा? पॉलिनोमियल। लिख ले तो हमें शॉर्ट में पॉलिनोमियल। हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे? बेसिकली यहाँ पर बहुपद लिखेंगे, ठीक है, बहुपद। नीचे भी क्या होगा? q ऑफ x, यानी दूसरा वाला पॉलिनोमियल होगा। ध्यान रखना, नीचे भी एक आपको क्या दिया होगा? पॉलिनोमियल दे के रखा होगा, ठीक है, पॉलिनोमियल बहुपद। तो ध्यान रखना, ऊपर नीचे अंश और हर में क्या होंगे? दो प्रकार के बहुपद आपको दे रखे होंगे, और उसको आपको इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड करना पड़ेगा। यानी आंशिक भिन्न के रूप में वियोजन करने के बाद उसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो वो समझाने के लिए मैं आपको इसको ध्यान से देखना पड़ेगा पहले लेक्चर को। तो मैं आपको वो सारी बातें समझाते हुए चलूँगा, तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि परिमेय फलन के अंतर्गत दो फंक्शन दे रखे होंगे। एक फंक्शन ऊपर दे रखा हुआ न्यूमरेटर में, और एक फंक्शन दे रखा हुआ डिनोमिनेटर में, नीचे दे रखा हुआ, हर में दे रखा हुआ। इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं बेसिकली। देखिए अब सबसे पहले आपको क्या सीखना है? सेकंड में उचित परिमेय फलन। उचित परिमेय फलन, उचित परिमेय फलन, ठीक है। इसका इंग्लिश मैंने लिख दिया था पीछे, तो आप वहां से लिख ले, ठीक है।
क्या लिखा था मैंने इसका इंग्लिश, प्रॉपर रैशनल फंक्शन, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। इसमें देखिए आपको क्या करना है, इसमें देखिए अब बात ये आती है कि प्रॉपर रैशनल फंक्शन किसको बोलते हैं, उचित परिमेय फलन किसको बोलती है। भाई परिमेय फलन तो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के रूप का हमें दिख गया कि भाई इसका हर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हर में जीरो नहीं है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, तो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स क्या हो जाएगा, रैशनल फंक्शन हो जाएगा, परिमेय फलन हो जाएगा। लेकिन अब बात ये आती है कि उचित परिमेय फलन किसको बोलेंगे, प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए आप पहले यहाँ लिख लीजिए जरा नोट पॉइंट कि यदि px यानी कि अंश में जो चीज लिखी हुई है वो है आपका px है ना, जो न्यूमरेटर में लिखा है ना बहुपद वो क्या है आपका px है। तो यदि px की घात डिग्री, यदि px की घात qx से यानी जो हर में है लिखा उससे, तो यदि px की घात qx की घात से, यदि px की घात qx की घात से कम हो तो ध्यान देना मेरी बात में क्या कह रहा हूं, यदि न्यूमरेटर की जो डिग्री है डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस है, कम है, यानी मैंने क्या लिखा, यदि px की घात qx की घात से कम हो तो परिमेय फलन उचित परिमेय फलन कहलाता है। ध्यान रखना, उचित परिमेय फलन कहलाता है, ठीक है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा कि यदि px की घात यानी इस ऊपर वाले यानी अंश की घात हर से छोटी हो, मान लिया यहाँ x की घात 2 है, यहाँ पर 3 है, तो देखिए ना यदि अंश की घात हर से छोटी हो तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, पूरा उचित परिमेय फलन कहलाएगा, प्रॉपर रैशनल फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो मैंने वही बात यहाँ लिखी है कि यदि px की घात qx की घात से कम हो तो परिमेय फलन उचित परिमेय फलन कहलाता है। ठीक है, जैसे कहलाता है, जैसे यहाँ पर एक का एग्जाम्पल आप लिख ले, जैसे मैंने लिख दिया x प्लस 1 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2, इस तरह लिख दिया। चाहे आप ये लिख दो y प्लस 1 अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस 2 आदि। दो एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए बहुत है, तो आप इसे देख लो ध्यान से। देखिए ऊपर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, डिग्री है, घात है, वो क्या 1 मानी जाएगी। नीचे क्या है, वेरिएबल की पावर 2 है। तो मैंने ये तो लिखा है कि यदि न्यूमरेटर की जो घात है मतलब पावर है, डिग्री है, डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी है, लेस है, तो ये जो फंक्शन होगा पूरा ये क्या कहलाएगा, उचित परिमेय फलन कहलाएगा, रैशनल फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y की घात कितनी है, 1 है, और हर में y की घात कितनी है, 2 है। तो ये 1 छोटा है ना 2 से, यानी जो अंश है उसकी घात, इसको मान लो आप py और इसको मान लो qy, इसको मान लो आप क्या मान लो, ऊपर वाले को मान लिया मैंने, ऊपर वाले को p ऑफ x मान लिया बहुपद, और नीचे वाले को q ऑफ x मान लिया। तो देखो px की घात qx की घात से छोटी है, इसका मतलब x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एक परिमेय फलन तो होगा, पर लेकिन कौन सा परिमेय फलन होगा, उचित परिमेय फलन, प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ रही है कि यदि px की घात qx की घात से कम हो तो परिमेय फलन उचित परिमेय फलन कहलाता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, तो आप इसको लिख ले। और अब देखिए इसको थोड़ा से, अब देखिए थोड़ा इसको अब मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। ठीक है, अब देखिए शॉर्ट में, ये तो इसकी हमने लिख दी परिभाषा। ठीक है, अब इसको शॉर्ट में लिखने का रूल क्या है, देखिए
यदि अगर आपके पास फंक्शन है p ऑफ x और q ऑफ x, ठीक है, तो यदि अब देखिए इंग्लिश में लिख रहा हूँ मैं थोड़ा सा, यहाँ पर ध्यान रखना कि qx डज नॉट इक्वल टू 0 ना हो, यानी हर की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर 0 नहीं है तो अब हम क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ देखिए एक काम करो, यहाँ थोड़ी जगह नहीं हो रही है, ऊपर लिखता हूँ मैं पहले, आप देखिए आप यहाँ तक पहले इसको लिख लें, ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा। इसके बाद में इसको पहले हटाता हूँ। ये तो हमने केवल डेफिनेशन लिखी है पहले समझाने के लिए, अब थोड़ा इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं ताकि आपको बात क्लियर समझ में आए। तो आपको दोनों में लिखना है, पहले अपनी कॉपी में देखिए, पहले ये px और qx एक फंक्शन है, ठीक है, रैशनल फंक्शन है। और यहाँ पर एक बात आपको ध्यान क्या रखनी होती है, यहाँ पर ध्यान रखनी होती है कि qx डज नॉट इक्वल टू 0, यानी हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि डिग्री ऑफ px, जो px की डिग्री होगी ना, डिग्री ऑफ px वो यदि लेस है, अब शॉर्ट में समझा रहा हूँ कि यदि px देखो, डिग्री ऑफ px लेस मतलब लेस देन, ऐसे लेस देन, ठीक है, ये वाला लेस देन होगा आपका। तो डिग्री ऑफ px लेस देन डिग्री ऑफ qx, डिग्री ऑफ qx, q ऑफ x, ठीक है। देखिए आपको समझना क्या है कि डिग्री ऑफ px लेस है, छोटी है, डिग्री ऑफ qx यानी px की घात qx से छोटी है, तो देयरफॉर क्या होगा, जो ये p ऑफ x होगा, देयरफॉर जो देखिए पहले मैं हिंदी में यहाँ पे लिख लेता हूँ कि डिग्री ऑफ px का मतलब क्या है, px की घात लेस देन यानी छोटी है किससे, qx की घात से, ठीक है। डिग्री ऑफ qx का मतलब क्या है, qx की घात, q ऑफ x की घात, और बीच में लेस देन का मतलब क्या होता है, छोटा होना। तो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, डिग्री ऑफ px लेस देन डिग्री ऑफ qx, तो इसका ये मतलब होगा कि p ऑफ x q ऑफ x क्या हो जाएगा, उचित परिमेय फलन हो जाएगा। तो देयरफॉर इंग्लिश में क्या लिखना है इसको, अगर px की डिग्री छोटी है qx से, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि p ऑफ x अपॉन q ऑफ x क्या हो जाएगा, प्रॉपर, इंग्लिश में क्या लिखोगे, प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो जाएगा, प्रॉपर रैशनल फंक्शन, ठीक है। और हिंदी में क्या लिखना है, इसी चीज को तुम्हें लिखना है, उचित परिमेय फलन हो जाएगा, उचित परिमेय फलन, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही होगी। देखिए कि यदि अगर डिग्री ऑफ px लेस देन डिग्री ऑफ qx, तो देयरफॉर p ऑफ x अपॉन q ऑफ x क्या हो जाएगा, प्रॉपर रैशनल फंक्शन, उचित परिमेय फलन हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये केस भी आपको लिख देना है नीचे, ठीक है। चलो अब थोड़ा पहले मैं इसमें चौक लगा लेता हूँ, आप इसको पहले लिख लें। डियर स्टूडेंट, अब देखिए ध्यान से, इसके बाद ये आपने लिख लिया होगा। अब सेम देखिए, सेम सेकंड केस के लिए भी हम इसको ऐसे शॉर्ट में समझेंगे, सेकंड केस के लिए भी हम इसको समझेंगे जैसे कि अभी मैंने समझाया। देखिए पहले हम क्या करेंगे, एक फंक्शन लिखने, दोबारा वही वाला px अपॉन qx वाला रैशनल फंक्शन लिख दिया मैंने, और यहाँ पे qx डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अब देखिए, अब हमने अभी क्या पढ़ा था, अभी पढ़ा था हमने उचित परिमेय फलन की परिभाषा, डेफिनेशन। अब सेकंड में हम क्या पढ़ेंगे, इसका हम पढ़ेंगे अनुचित, पहले तो आप लिख लें यहाँ पर अनुचित परिमेय फलन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। अब देखिए इसकी परिभाषा लिखते, फिर
इसको समझाते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इसमें देखना ध्यान से कि यदि px यानी ऊपर वाले बहुपद की न्यूमरेटर की पावर, यदि px की घात यदि px की घात q ऑफ x यानी डिनोमिनेटर में जो बहुपद लिखा है, जो नीचे लिखा है, हर में लिखा है बहुपद, उसकी घात दिखती है कि यदि px की घात qx की घात से बड़ी या उसके बराबर, यानी px के बराबर, ठीक है। यदि px की घात qx की घात से बड़ी या उसके बराबर, किसके बराबर, यदि px की घात इसकी घात से बड़ी है या फिर इसके इक्वल है qx से, यानी इनकी घातें इक्वल है दोनों की, तो ये क्या होगा फलन, वो आपको ध्यान से देखना। देखिए कि यदि px की घात qx की घात से बड़ी या उसके बराबर हो तो परिमेय फलन अनुचित परिमेय फलन कहलाता है। अनुचित परिमेय फलन, ठीक है, कहलाता है। अनुचित परिमेय फलन या विषम परिमेय फलन, विषम परिमेय फलन कहलाता है, विषम परिमेय फलन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए आपको ध्यान क्या रखना है कि यदि px की घात qx की घात से बड़ी या उसके बराबर हो तो परिमेय फलन अनुचित परिमेय फलन या विषम परिमेय फलन कहलाता है। मान लिया कि देखो px की घात भी 2 है और qx बहुपद की घात भी 2 है, तो अब इनकी घात दोनों की सेम हो रही, डिग्री दोनों की क्या हो रही, सेम हो रही है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये दोनों फंक्शन, मतलब ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, अनुचित परिमेय फलन हो जाएगा, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। जैसे एग्जाम्पल लिखिए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 मान लिया मैंने यहाँ पर, 5x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2 मान लिया। देखिए अब देखिए जो फंक्शन मैंने अंश में लिखा है उसकी जो डिग्री है वो कितनी है, 2 है, पावर कितनी है, 2 है, वेरिएबल की पावर 2 है, और जो हर में लिखा है उसकी भी घात कितनी है, 2 है, यानी दोनों बहुपदों की जो हाईएस्ट पावर है वो सेम आ रही है। तो ये क्या हो जाएगा, अनुचित परिमेय फलन हो जाएगा, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार मैं अगर y की फॉर्म में लेता हूँ, y स्क्वायर मान लिया मैंने ले लिया y क्यूब प्लस में 3 और 3y की पावर 3 प्लस में 4y स्क्वायर माइनस में 3y, ठीक है, 3y प्लस में 8। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है बात, देखिए कि दोनों की जो घात है वो सेम है, पावर क्या है, सेम हो रही है, पावर सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अनुचित परिमेय फलन हो जाएगा। सपोज ये नहीं है, अब देखिए मैंने क्या कहा कि यदि px की घात qx की घात से बड़ी, अब देखिए अगर px की, मान लिया यहाँ पर लिख दिया मैंने x क्यूब प्लस में 2x, मान लिया x क्यूब प्लस 2 लिख दिया खाली, और यहाँ लिख दिया मैंने क्या, 2x स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब देखिए px की घात बड़ी है qx की घात से, px की घात में यानी अंश की घात कितनी आ रही है, हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 3 आ रही है, यहाँ पे 2 आ रही है। तो यानी ऊपर वाले की घात अगर नीचे वाले की घात से बड़ी या उसके इक्वल हो जाए तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, अनुचित परिमेय फलन या ऑड रैशनल फंक्शन या विषम परिमेय फलन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, तो ये इसके एग्जाम्पल आपको लिख देने समझने के लिए। अगर इन दोनों की पावर सेम है, ऊपर वाले बहुपद और नीचे वाले बहुपद की पावर भी यदि सेम हो जाए तो ये फंक्शन क्या कहलाता है, अनुचित परिमेय फलन या विषम परिमेय फलन। यदि ऊपर वाले की डिग्री पावर नीचे वाले से सेम है तो ये क्या होगा,
अनुचित परिमेय फलन होगा, और यदि ऊपर वाले की डिग्री बड़ी है नीचे वाले की डिग्री से तो ये भी क्या हो जाता है, अनुचित परिमेय फलन या विषम परिमेय फलन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ठीक है, चलो तो इसको पहले सभी बच्चे लिख ले, सीक्वेंस में लिख ले पहले। ठीक है, एक एक बात ये आपको लिखनी है मेरी, ताकि आपको समझ में आए एकदम क्लियर बेसिक कंसेप्ट। तो अब इसको थोड़ा से आप पहले लिख ले। ठीक है, इसको पहले आप लिख ले 2 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको, पहले इसको ध्यान से लिख ले सभी बच्चे, क्योंकि इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब देखिए सभी बच्चों ने लिख लिया होगा, आगे देखिए हम अब इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में सीखने की कोशिश करते हैं। अभी तक आपकी समझ में आ गया होगा, फिर भी इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में सीखते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है मेरी बात का। देखिए यदि देखिए फंक्शन वही है, ये सारे काम किस पर लागू होंगी, परिमेय फलन पर लागू होंगी। तो पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स और क्यू एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो वो हमने लिख दिया। अब देखिए सेकंड वाला केस को देखिए, सेकंड वाले केस की परिभाषा हमने लिखी थी, किसकी लिखी थी, अभी हमने परिभाषा अनुचित परिमेय फलन की। अब उसको थोड़ा शॉर्ट में सीखते हैं। तो देखिए हाँ, देखिए पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स एक हमारे पास क्या है, रैशनल फंक्शन है, परिमेय फलन है। तो अब इसको लेकर हम उसको सीखते हैं कि अनुचित परिमेय फलन को शॉर्ट में कैसे सीखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा पहले कि आपको क्या समझना है कि डिग्री ऑफ, यहाँ लिख रहा हूँ पहले इंग्लिश वालों के लिए, डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स, डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स यदि ग्रेटर देन इक्वल हो जाए, यानी अगर इसकी जो घात है, ऊपर वाले की जो घात है वो नीचे वाले की घात से बड़ी या इसके इक्वल है, बराबर है, तो ये क्या होता है, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन होता है। तो वही मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री को हिंदी में क्या बोलते हैं, घात। डिग्री को हिंदी में क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं, पावर बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, कुछ भी बोल लो आप। ठीक है, डिग्री को हिंदी में घात बोलते हैं, और इंग्लिश में घात को क्या बोलते हैं, पावर बोल लो, एक्सपोनेंट बोल लो, डिग्री बोल लो। ठीक है, कुछ भी बोल लो आप तो डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स, यानी जो बहुपद नीचे लिखा है, हर में लिखा है वो वाला बहुपद क्यू ऑफ एक्स। तो यदि अगर पी ऑफ एक्स की डिग्री क्यू ऑफ एक्स से बड़ी या इसके इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे। देखिए पहले मैं हिंदी में लिखता हूँ यहाँ पर, डिग्री ऑफ पी एक्स का मतलब क्या है, पी एक्स की घात यानी अंश की घात ग्रेटर देन इक्वल टू बड़ी या बराबर है किसके, डिग्री ऑफ क्यू एक्स यानी क्यू एक्स की घात के, क्यू एक्स की घात। तो देयरफॉर देखिए डिग्री ऑफ पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू है डिग्री ऑफ क्यू एक्स, तो देयरफॉर जो ये फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू एफ एक्स क्या हो जाएगा अगर इसकी डिग्री इससे बड़ी या इसके इक्वल है तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो जाएगा, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलो अब हिंदी वाले क्या लिखेंगे, इसी चीज़ को हिंदी वाले क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसी चीज़ को हिंदी वाले लिखेंगे कि यदि अगर अंश की घात हर के घात के बराबर या अंश की घात हर की घात से बड़ी है तो पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स वाला जो फंक्शन होगा, यानी जो ये फंक्शन था, ये फंक्शन हमारे पास क्या था, रैशनल फंक्शन था। आर एफ क्या होता है, रैशनल फंक्शन था ये। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हिंदी में क्या बोलोगे, अनुचित परिमेय फलन कहलाएगा, ये अनुचित परिमेय फलन कहलाएगा। ठीक है, अनुचित परिमेय फलन या फिर या आप बोल सकते हैं विषम परिमेय फलन, या आप क्या बोल सकते हैं, विषम परिमेय फलन। ठीक है, तो मैंने सब बातें आपको समझा ली कि अनुचित परिमेय फलन क्या होता है, उचित परिमेय फलन क्या होता है। इंग्लिश वालों को भी मैंने समझा लिया कि रैशनल फंक्शन किसको बोलते हैं, इम्प्रॉपर फंक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होता है, और प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ तक इसकी हमने परिभाषा देखी है, शॉर्ट फॉर्म देखी है। अब हम देखेंगे कि यदि कोई रैशनल फंक्शन इम्प्रॉपर है
तो इसको प्रॉपर में चेंज कैसे करें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आएंगे इंटीग्रेशन के कि जिसको हमें इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को प्रॉपर रैशनल फंक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो उसको करने के लिए ट्रिक क्या होती है वो मैं आपको समझाऊंगा। इसके बाद पहले आप इसको लिख ले, ध्यान से लिख ले, पहले इसको नोट कर ले पहले इसको। तो डियर स्टूडेंट, आपने नोट कर लिया होगा, तो अब ध्यान से देखिए, सारी बातें आपने नोट कर दी होगी। अब देखिए, अब मैं आपको समझाऊंगा कि यदि अनुचित प्रमेय फलन है तो उसको प्रमेय फलन में चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, यदि अगर अनुचित प्रमेय फलन है तो उसको उचित प्रमेय फलन में चेंज कैसे करते हैं, तो ध्यान रखना आपको। देखिए पहले, यदि अगर आपके पास एक फलन, ऐसे फलन है, मान लिया कि आपके पास p ऑफ x और q ऑफ x एक, ये आपके पास एक इम्प्रॉपर फंक्शन है। क्या है? इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। क्या है? इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ये क्या है? इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। यानी हिंदी में क्या लिखोगे? हिंदी में लिखोगे आप अनुचित प्रमेय फलन है। यदि आपके पास एक फंक्शन कैसे है? अनुचित प्रमेय फलन है, और इसको आपको प्रमेय फलन में चेंज करना हो, इस फंक्शन को किस में चेंज करना हो, पहले ध्यान से देखिए कि यदि अगर आपके पास p ऑफ x और q ऑफ x इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, इसको आपको चेंज करना है प्रॉपर रैशनल फंक्शन में, तो कैसे चेंज करेंगे? क्योंकि इंटीग्रेशन की हर एक क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है कि यदि अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ग्रेटर या बड़ी या इक्वल है, तो हम क्या करते हैं, नीचे वाला जो पॉलिनोमियल होता है उससे क्या करते हैं, डिवीजन करा देते हैं ऊपर वाले पॉलिनोमियल से, और फिर इसकी जो डिग्री होती है उसको छोटी कर देते हैं, ऊपर वाले की डिग्री को हम छोटी लेस कर देते हैं नीचे वाली से। तो पहले देखिए ध्यान से कैसे करेंगे वो सब कुछ मैं अभी आपको समझाऊंगा। पहले आप यहाँ पर समझिए कि इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को प्रॉपर रैशनल फंक्शन में चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, क्या करना है कि इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को प्रॉपर रैशनल फंक्शन में चेंज कैसे करें। तो देखिए, इसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, इस फंक्शन को इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को हमें चेंज करना है, किसमें? हमें चेंज करना है प्रॉपर रैशनल फंक्शन में। प्रॉपर रैशनल फंक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उचित प्रमेय फलन। अनुचित प्रमेय फलन को उचित प्रमेय फलन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। उचित प्रमेय फलन, देखिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस फंक्शन को इस फंक्शन से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। क्या कराना होता है? डिवाइड कराना होता है। ठीक है भाई, अगर ये फंक्शन अनुचित प्रमेय फलन है, इसको चेंज करना है उचित प्रमेय फलन में, तो क्या करेंगे, हर को अंश से भाग देंगे, भाग देकर क्या करेंगे, लंबी विभाजक प्रक्रिया से इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। ठीक है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन में चेंज कर देंगे। तो यानी इससे पहले, यानी अनुचित को उचित में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करा देते हैं। ध्यान रखना, डिवाइड रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लॉन्ग डिवीजन। क्या करेंगे? लॉन्ग डिवीजन रूल, लंबी भाग विधि यूज करनी है। ठीक है, लंबी भाग विधि, हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी वाले इसको लंबी भाग विधि के प्रयोग से, लंबी भाग विधि। ठीक है, लंबी भाग विधि के प्रयोग से हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को प्रॉपर रैशनल फंक्शन में चेंज कर देंगे। ठीक है, यानी अगर ये फंक्शन इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, हर का अंश से भाग देंगे और इसको चेंज कर देंगे किसमें, प्रॉपर रैशनल फंक्शन यानी उचित प्रमेय फलन में। ठीक है, तो चलो ये आपने थोड़ा शॉर्ट में सीख लिया। अब थोड़ा यहाँ पर इसकी परिभाषा लिख देते हैं। ठीक है, अनुचित को उचित में चेंज करने की, तो आप पहले इसको लिख ले जरा। चलो, सबने लिख दिया होगा। ठीक है,
अब नोट लिख ले पहले यहाँ पर एक, ठीक है, क्या लिख ले, नोट लिख ले एक प्रकार का। तो आपको क्या लिखना है, नोट यानी एक सूचना, विशेष रूप से टिप्पणी लिखनी है आपको एक। तो देखिए इसमें क्या लिखना है कि अनुचित प्रमेय फलन को, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, देखिए मेरे साथ लिखिए, अनुचित प्रमेय फलन को, अनुचित प्रमेय फलन को, अनुचित प्रमेय फलन को उचित प्रमेय, अनुचित प्रमेय फलन को उचित प्रमेय फलन में, अनुचित प्रमेय फलन को उचित प्रमेय फलन में बदलने के लिए लंबी भाग विधि का प्रयोग किया जाता है। लंबी भाग विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को प्रॉपर रैशनल फंक्शन में चेंज करने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करते हैं। तो वही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि अनुचित प्रमेय फलन को उचित प्रमेय फलन में बदलने के लिए लंबी भाग विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, मान लिया कि p ऑफ x और q ऑफ x एक रैशनल फंक्शन है, ठीक है, एक इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। मान लिया कि p ऑफ x और q ऑफ x एक इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, इसको हमें चेंज करना है प्रॉपर रैशनल फंक्शन में। तो क्या करेंगे, इसको देंगे इससे डिवाइड, ठीक है। ऐसे देखिए, qx को आपको डिवाइड देना होता है किससे, qx को डिवाइड देना होता है आपको p ऑफ x से, ठीक है। और जो यहाँ पर आएगा तो इसको बोलेंगे t ऑफ x, क्या बोलेंगे, t ऑफ x, ठीक है। तो ध्यान रखना t ऑफ x, और जो नीचे आएगा उसको p1x बोलोगे, p1x, ठीक है। आई बात समझ में भाई। ये फंक्शन से इस फंक्शन को इससे भाग दिया, तो भाग देकर जो आएगा उसको बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे, tq, ठीक है। एनसीईआरटी में लिखा है ये फॉर्मेट भी, tx बोलेंगे इसको, यानी बहुपद है ना, tx बोलेंगे, tx x के रूप का बहुपद आएगा वहाँ पर भी एक प्रकार का, और जिससे भाग दे रहे वो qx हो गया आपका, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि यदि qx को भाग देंगे px से, तो ये तो आपको क्या होता है, अंदर वाला ये होता है डिविडेंड, ये होता है डिवाइजर, ये होता है कोशेंट, ये होता है रिमाइंडर। तो यानी जो अंदर डिविडेंड है वो क्या होगा, px होगा, ऊपर वाला फंक्शन होगा, और डिवाइजर qx होगा, नीचे वाला होगा। जो भाग देकर आएगा उसको बोलेंगे tx, और जो रिमाइंडर बचेगा उसको बोलेंगे p1x। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, यानी इसको इसमें भाग देने पर इसको हमें कैसे लिखना है, प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए कैसे लिखना है, जो आपका कोशेंट आया उसको लिखना पहले t ऑफ x, प्लस लगाना है, जो नीचे रिमाइंडर है वो ऊपर जाएगा p1 ऑफ x, और जो डिवाइजर है वो आएगा नीचे q ऑफ x, ठीक है, ऐसे। तो अगर ये इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तो इसको इससे डिवाइड दे करके हम क्या कर देंगे, प्रॉपर रैशनल फंक्शन में चेंज कर देंगे, और ये इसकी टाइप रहेगी चेंज करने की। इसको भी आप साइड में लिख ले, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लिया एक 5 नंबर है और एक 3 नंबर है, ठीक है। 5/3 एक फ्रैक्शन है मेरे पास। तो ये फ्रैक्शन कैसी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फंक्शन है, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी अनुचित भिन्न है। क्या है, अनुचित भिन्न है। अगर इसको मुझे उचित भिन्न में चेंज करना हो तो मैं क्या करूँगा, 3 से डिवाइड दूंगा 5 को ऐसे करके, तो 3 1 3 आएगा, ठीक है। और फिर क्या बचेगा, 5 में से 3 जाएगा, 2 बच जाएगा। तो जो 2 यहाँ पर आया ना, इसको मान लो आप px, ठीक है, p1x मान लो, और जो अंदर दे रखा है बहुपद 5, इसको मान लो px, जो आपका क्वोशंट आया, भागफल आया, उसको मान लो tx, और जो डिवाइजर है, भाजक है, वो मान लो आप qx, ठीक है। अब इस फ्रैक्शन को लिखना है
इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्रैक्शन क्या था 5/3 था, अभी जो मैंने यहाँ से हटाया वो ये था फ्रैक्शन। देखिए पी एक्स को मान लिया 5 और क्यू एक्स को मान लिया 3। अब टी एक्स क्या है, टी एक्स यहाँ पर क्या है 1 आया, 1 प्लस, और पी वन एक्स क्या है, पी वन एक्स यानी रिमाइंडर जाएगा ऊपर 2, और ठीक है पी वन एक्स, और क्यू एक्स क्या है डिवीजर है, डिवाइजर यानी भाजक है, वो आएगा नीचे 3। अब यदि अगर इस फ्रैक्शन को मैं सॉल्व करता हूँ तो ये मिल जाएगा। देखिए 3 1 जा 3 और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और अब ये फ्रैक्शन है, यहाँ पर भी 1 मान लो, 1/1 प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है। और 2/3 देखिए ऊपर की डिग्री अब छोटी आ गई है, यहाँ पर जो फ्रैक्शन बनी हुई है इसमें जो ऊपर की डिग्री है वो छोटी, मतलब ये नंबर छोटा है, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा है, तो ये क्या हो जाएगी उचित भिन्न हो जाएगी, उचित भिन्न, ठीक है। तो यानी ऐसे हम इसको लिख सकते हैं तोड़ करके। अगर कोई इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तो ये बातें आपकी समझ में आ रही होगी, तो ये बातें आपको नोट करनी है, ध्यान से लेक्चर को ध्यान से देखना है, एक एक बात को आपको नोट करनी है। तो इस तरह से हमने सारे फलन के बारे में सीख लिया है कि प्रमेय फलन क्या होता है, अनुचित प्रमेय फलन क्या होता है, अनुचित प्रमेय फलन को प्रमेय फलन में चेंज कैसे करते हैं। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में एक खास बात आपको ध्यान क्या रखनी है, अगर इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन निकालना है तो उसका इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से निकालने से पहले आपको क्या बात ध्यान रखनी है, उस फंक्शन को लॉन्ग डिवीजन की हेल्प से प्रॉपर रैशनल फंक्शन में चेंज करना पड़ेगा। और प्रॉपर रैशनल फंक्शन में चेंज करने के बाद आपको अप्लाई करना है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, उसको ब्रेक करना। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि एक भिन्न को छोटे छोटे खंडों के रूप में तोड़ना, एक बड़ी भिन्न को छोटी छोटी भिन्न के रूप में तोड़ना होता है, ब्रेक करना होता है, स्प्लिट करना होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें पहले आप लिख लें मेरी, ठीक है, एक एक बात आपको लिखनी है। ये बेसिक था, ये थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझा लिया था, ठीक है। और चलो आप पहले इसको लिख ले। और यहाँ पर मैंने आपको ये भी समझाया था कि जो नंबर अंदर लिखा होता है उसको हिंदी वाले क्या बोलते हैं, भाज्य। जो भाग देकर आता है वो क्या होता है, भागफल। और जो भाग देने के बाद नीचे रह जाता है, शेष बच जाता है, उसको क्या बोलते हैं, शेषफल। और जो जिससे भाग देते हैं वो भाजक। नीचे वाले क्या बोलते हैं, जो अंदर लिखा होता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। जो भाग जो मतलब डिवाइड करने के बाद आता है कोशेंट, ये रिमाइंडर, और ये डिवाइजर, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको लिख लेनी है ध्यान से, और इसको पहले लिख ले, फिर इसकी टाइप सीखते हैं, फॉर्मूले सीखते हैं, फिर आंशिक भिन्न के सूत्र सीखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये सारी परिभाषाएं डेफिनेशंस आपने याद कर ली होगी। ये केवल आपको इसकी थ्योरी थी, ये मैंने चैप्टर की आपको पहले थ्योरी समझाई है। एक्सरसाइज 7.5 का जो बेसिक चीज़ें, थ्योरेटिकल चीज़ें थी जो मुझे आपको समझानी थी, मैंने आपको समझा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन एनी रैशनल फंक्शन, यानी किसी भी फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कैसे करें, ब्रेक कैसे करें, है ना, तोड़े कैसे, ठीक है। किसी भी फंक्शन को पार्शियल आंशिक भिन्न के रूप में कैसे तोड़ते हैं वो आपको मैं समझाऊंगा इसके बाद। अब ये चीज़ मेन रहेगी क्योंकि अब यहाँ से क्वेश्चन में ये टाइप से सीधा यूज होगी जो मैं समझाऊंगा, ठीक है। अब मैं आपको एक फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना सिखाऊंगा, ठीक है। एक फंक्शन को स्प्लिट करना सिखाऊंगा कि उसे पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे तोड़ते हैं किसी भी दिए हुए रैशनल फंक्शन को। चलो ठीक है, तो इसको पहले आप सही से लिख ले, थोड़ा इसको झाड़ देता हूँ मैं, ठीक है। तो अब पहले आप हेडिंग लगा दे, किसी भी परिमेय फलन को, हेडिंग लगा दे पहले, किसी भी परिमेय फलन को क्या लिखना है, किसी भी परिमेय फलन को आंशिक भिन्न में बदलना, आंशिक भिन्न में बदलना, क्या लिखना है, किसी भी परिमेय फलन को आंशिक भिन्न में बदलना,
डियर स्टूडेंट, ये हेडिंग आप लगा ले कि किसी भी प्रमेय फलन को आंशिक भिन्न में कैसे बदलेंगे, कैसे तोड़ेंगे, कैसे स्प्लिट करेंगे, तो वो बात आपको ध्यान में रखनी है, कैसे ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या लिखना है? इंग्लिश में आपको लिखना है कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन एनी रैशनल फंक्शन। इंग्लिश में क्या लिखना है कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन एनी रैशनल फंक्शन, यानी किसी भी प्रमेय फलन को आंशिक भिन्न में कैसे तोड़े, कैसे ब्रेक करे, है ना, बदलना कैसे सीखे फंक्शन को आंशिक भिन्न, क्योंकि हमें हर एक क्वेश्चन में लगभग आंशिक भिन्न यूज करनी है समाकलन की, तो आंशिक भिन्न में आपको तोड़ना आना चाहिए। तो वो मैं आपको सिखा रहा हूँ पहले, तो वो आपको ध्यान से देखने की एक बात है। तो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन एनी रैशनल फंक्शन, किसी भी रैशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, तो वो आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए बिल्कुल, ये हेडिंग आपने लगा ली होगी। ठीक है, तो ये हेडिंग को मैं हटा देता हूँ थोड़ी, क्योंकि जगह का शॉर्टेज है। तो देखिए, अब ये हेडिंग गिरने के बाद जितनी भी फॉर्म में आपको लिखवाऊंगा इंटीग्रेशन की, वो सारी आपको लिखते जाना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वाली जो फॉर्म आती है वो ये आती है कि यदि अगर एक फंक्शन आपको दे रखा होगा px प्लस क्यू, ठीक है, न्यूमरेटर में क्या लिखा होगा, px प्लस क्यू की फॉर्म का एक फलन होगा और डिनोमिनेटर में होगा x माइनस ए और x माइनस बी, एक फैक्टर होंगी, दो फैक्टर दे दी मान ली उसमें। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या दिया है px प्लस क्यू और डिनोमिनेटर में क्या दिया है x माइनस में a इंटू में x माइनस बी की एक फॉर्म दे रखी है, इंटीग्रेशन की एक फॉर्म दे रखी है। इसको आपको चेंज करना है पार्शियल फ्रैक्शन में, आंशिक भिन्न में तोड़ना है इसको। तो आंशिक भिन्न में तोड़ने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान क्या रखना होता है कि a हमेशा b के इक्वल नहीं हो सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, a डज नॉट इक्वल टू b। ठीक है, a जो रियल नंबर a है वो इस b के इक्वल नहीं हो सकता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन को, रैशनल फंक्शन को हमें क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो इसमें चेंज करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इस फैक्टर के लिए ऊपर एक अचर मान लेते हैं, एक अचर मान लेते हैं, कॉन्स्टेंट a मान लिया मैंने, कैपिटल A मान लिया। ठीक है, a अपॉन x माइनस सी, जो ये फैक्टर होगा ये आएगा x माइनस में a। ठीक है, फिर बीच में प्लस लिखेंगे, फिर इसको लिखने के लिए एक अचर और मान लेंगे b कांस्टेंट, तो मान लिया b हमने ऊपर। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, x माइनस बी फैक्टर x माइनस बी फैक्टर। ठीक है, तो यानी इस फंक्शन को हमने आंशिक भिन्न में चेंज कर दिया। ठीक है, इस फंक्शन को क्या कर दिया, आंशिक भिन्न में चेंज कर दिया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर किसी भी फंक्शन को अगर पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो अगर फैक्टर दे रखे, केवल यहाँ पर डिग्री कुछ नहीं है, अगर मान लिया दो फैक्टर दे रखे, डिग्री कुछ नहीं है, तो ऊपर a मान लिया, a अपॉन में x माइनस ए फैक्टर आएगा, फिर b अपॉन में x माइनस बी आएगा। और जहाँ पर वेयर, यहाँ आप लिख ले कि वेयर a और b क्या है, कांस्टेंट रियल नंबर्स है। ठीक है, तो वेयर, जहाँ वेयर a and b आर एनी रियल नंबर्स, where a and b are any real numbers, जहाँ पर a और b क्या है, कोई वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स है। तो ध्यान रखना है कि अगर ऐसी कोई फॉर्म दे रखी है, px प्लस क्यू न्यूमरेटर में दे रखा है और डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, x माइनस में a, x माइनस में b, और यहाँ पर कोई पावर नहीं है, लीनियर है, मतलब ये डिग्री 1 है इनकी, जो घात दे रखी है पॉलिनोमियल की, ये 1 दे रखी है, रैखिक बहुपद दे रखी है नीचे। तो हम क्या करेंगे, एक बार ऊपर a मान लेंगे कांस्टेंट, a अपॉन में x माइनस ए प्लस b अपॉन में x माइनस बी मान करके, और वेयर जहाँ a और b क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, कोई भी वास्तविक संख्याएं हो सकती है, और इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है, इनके मान हमें ज्ञात करने होते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड टाइप क्या आती है कि यदि ऊपर अगर px प्लस क्यू वाला कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, लीनियर पॉलिनोमियल आपको दे रखा है,
और नीचे आपको दे रखा है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाला, स्क्वायर वाले टर्म के रूप में दे रखा है। नीचे क्या है, वेरिएबल की पावर 2 आएगी यहाँ पर। ऊपर क्या देखिए, ऊपर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 1 है और यहाँ पर 2 आएगी पावर। जब आप इसको खोलोगे तो यहाँ पर क्या आएगी, 2 पावर आएगी। देन ऊपर की पावर, ऊपर की जो डिग्री है वो नीचे वाले की डिग्री से लेस है, तो मतलब ये क्या होगा, प्रॉपर रैशनल फंक्शन होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमें आंशिक भिन्न में तोड़ना है, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो इसमें चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे एक कांस्टेंट a। यहाँ पर देखिए पावर यहाँ पर घटती हुई जाएगी। देखिए x माइनस ए की घात 2 है, तो पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर x माइनस ए की पावर लिख दो आप, एक बार लिखो 1 करके, ठीक है, मान लिया 1 पावर है। फिर b लगा करके b अपॉन में x माइनस ए का स्क्वायर सेम लिखो, पावर बढ़ती जाएगी। देखिए पहले 2 था तो यहाँ पर 1 लिया फैक्टर, भाई यहाँ 2 पावर है, एक हमने यहाँ लिख दी और एक हमने यहाँ लिख, तो 1 और 2 हो गया। तो 1 यहाँ पर दिखाने की जरूरत नहीं है। तो एक बार देखिए यहाँ पर x माइनस ए का स्क्वायर है ना, इसको क्या करना है, x माइनस ए और x माइनस ए स्क्वायर लिखना है आपको हमेशा, ठीक है। ध्यान रखना अगर कहीं पर ही दे रखा है x माइनस ए का होल स्क्वायर, तो जब आप इसके फैक्टर मतलब आंशिक भिन्न में करते हो चेंज, तो आपको ऊपर ए मान के क्या लिखना है, x माइनस ए घात 1, मतलब इसकी घात बढ़ती जाएगी। देखिए पहले 1 हो गया फिर 2 के रूप में लिख दिया। मान लिया अगर x माइनस ए की पावर 3 के रूप में है, तो पहले आपको लिखना है x माइनस ए, फिर लिखना है x माइनस ए की 2, फिर लिखना है x माइनस में ए की पावर 3, ऐसे लिखना है क्रम में तोड़ के, ठीक है। तो ये बेसिक बातें है, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो मैंने क्या किया, पहले ए माना, x माइनस ए लिखा प्लस करके, फिर b मानेंगे, फिर x माइनस ए के बाद 1 के बाद 2 आएगा, तो x माइनस ए की घात 2 तक जाना है। कहाँ तक लिखना है, जहाँ पर ये हाईएस्ट इसकी पावर होगी, होल पावर होगी, वहाँ तक जाना है। तो a अपॉन एक्स माइनस ए एक फैक्टर आ गया, फिर 1 के बाद क्या 2 आएगा, तो b अपॉन एक्स माइनस ए की घात 2 हो गई, होल पावर 2 आ गया, ठीक है। इस तरह आपको इसको तोड़ देना है। यहाँ पर भी a और b क्या है, a और b एंड एनी रियल नंबर्स है, कोई दो वास्तविक संख्याएं हैं, इनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है। अब देखिए थर्ड वाली टाइप क्या कहती है कि यदि px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, यदि अगर ऊपर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है कहीं पर, और ये टाइप होती सेम जैसे ये है, और नीचे 3 फैक्टर दे रखी है, x माइनस में a, x माइनस में b और x माइनस में c दे रखी है, 3 फैक्टर आपको दे रखे हैं। तो क्या करना है, देखिए अगर यहाँ पर भी ऊपर आपको ध्यान देना है, x की जो डिग्री है वो 2 है, और यहाँ पर जब आप इसका मतलब इसको सॉल्व करते हो तो देखो x एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, यानी x क्यूब बन जाएगा। यानी ऊपर वाला जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री छोटी है नीचे वाली से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रॉपर रैशनल फंक्शन, उचित परिमेय फलन हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको अगर पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना है, आंशिक भिन्न में बदलना है, तो क्या करेंगे, पहले एक अचर मान लेंगे, एक कांस्टेंट ए अपॉन में ये फैक्टर आएगा नीचे वाला x माइनस में ए प्लस, फिर ऊपर b मानेंगे कांस्टेंट b अपॉन में x माइनस b अचर, और प्लस c मान के ये वाला फैक्टर लिख देंगे c अपॉन x माइनस में c। ऐसे अगर नीचे लीनियर पॉलिनोमियल लिखे हुए, रैखिक बहुपद लिखे हुए है, तो सीधा आपको क्या करना है, ए अपॉन में x माइनस से एक फैक्टर आएगा, फिर b मान के x माइनस बी फैक्टर आएगा, फिर प्लस c मान के x माइनस सी फैक्टर आएगा, ठीक है। अब फोर्थ वाली जो टाइप है वो मान लिया आपको ऐसे दे रखा है, px स्क्वायर प्लस में qx प्लस r अपॉन आपको दे रखा है, सेम ऐसी टाइप होगी, सेम होगा x माइनस ए, और यहाँ पर होगा आपके पास x माइनस ए और x माइनस बी का होल स्क्वायर है। मान लें ये टाइप आपको दे रखी है, ठीक है, या तो मान लें ये दे रखा है आपको ऐसे कि x माइनस ए का होल स्क्वायर दे दिया और x माइनस बी, इसके साथ में एक फैक्टर हमारा और आ चुका है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस फैक्टर किया है इसको हमें मतलब 2 तक जाना है पावर, पहले तो हम क्या लिखेंगे, a अपॉन में x माइनस ए, फिर प्लस b अपॉन में x माइनस ए स्क्वायर तक जाएंगे, और फिर c अपॉन में x माइनस बी, ठीक है, ये फैक्टर लिखेंगे। देखिए कैसे, पहले मान लिया ऊपर a, नीचे देखिए x माइनस में a, एक बार लिखेंगे, कहाँ तक जाना है, 2 तक जाना है x माइनस ए को, ठीक है। तो अब यहाँ b मानेंगे,
फिर x माइनस ए पहले लिख दिए, अब x माइनस टू तक जाना तो x माइनस ए का होल स्क्वायर एक बार लिख देंगे, तो बस दो, अगर टू पावर है ऊपर, अगर टू है यहाँ पर इसकी घात, तो इस नंबर को दो बार लिखेंगे, एक बार ये वन बार आएगा, वहाँ पर घात वन मानी जाएगी, फिर एक बार x माइनस ए का होल स्क्वायर आएगा, ऐसे करके इसको तोड़ देंगे, यहाँ वन यहाँ टू तक चलेगी, ठीक है। चलो फिर प्लस b मान करके c अपॉन x माइनस बी लिख दो, x माइनस बी फैक्टर लिख दिया हमने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए x माइनस ए का होल स्क्वायर है ना, तो इसको तोड़ने का तरीका क्या है, पहले एक बार x माइनस ए का होल स्क्वायर है तो x माइनस ए लिख दो, फिर x माइनस ए का होल स्क्वायर लिख दो। मान लिया अगर x माइनस ए का क्यूब होता तो पहले x माइनस ए आता, फिर x माइनस ए का होल स्क्वायर आता, फिर x माइनस ए का क्यूब आता, वहाँ तक इसको छोड़ देते, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 4 आपके पास फॉर्मूले हैं, टाइप है, ठीक है। ये ऐसे आपके पास फंक्शन आएंगे और इन फंक्शन को आपको आंशिक भिन्न के रूप में इस प्रकार से तोड़ना होता है, ब्रेक करना होता है, स्प्लिट करना होता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अब इसकी एक और टाइप है, वो भी लिखवा लेता हूँ, ठीक है। अब इसकी एक और टाइप है, तो वो आप ध्यान से देखिए, और यहाँ पर जो सारे ए बी सी होते हैं ये कांस्टेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, अचर होते हैं, इनकी वैल्यू हमें ज्ञात करना होता है किसी भी विधि से, जो भी उचित विधि होती है ना, वेरिएबल मतलब ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन में, तो उनसे हम क्या करते हैं, ए बी सी का मान यहाँ पे निकाल के रख देते हैं बाद में। तो अभी एक टाइप 4 है, 5th हो गया था। अब देखिए 6 वाली टाइप क्या कहती है कि यदि अगर ऊपर पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, और नीचे दे रखा है एक्स माइनस ए एक फैक्टर दे रखा है, और दूसरा दे रखा है यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस यानी द्विघात बहुपद दे रखा है साथ में, इसके क्या करेंगे, ऊपर मान लेंगे इस फैक्टर के लिए, ऊपर मान लेंगे कांस्टेंट ए, अपॉन में ये फैक्टर आएगा एक्स माइनस में ए, उसके बाद बी। देखिए अब यहाँ ध्यान रखना है, नीचे क्या दे दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया है, द्विघात बहुपद आ गया है नीचे। अगर नीचे द्विघात बहुपद आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ऊपर मान लेंगे बी एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट, क्या मानेंगे, बी एक्स प्लस सी। इसके लिए मैंने क्या लिखा, अगर नीचे द्विघात बहुपद आ रहा है तो ऊपर क्या लिखेंगे, बी एक्स प्लस सी, अपॉन में ये फैक्टर आएगा पूरा ए एक्स स्क्वायर प्लस में ये बहुपद आएगा पूरा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो ये टाइप आपको ध्यान में रखनी है, अगर नीचे बहुपद, अगर द्विघात बहुपद आ गया नीचे, यहाँ पर आ गया द्विघात बहुपद, तो क्या करेंगे, इसके फैक्टर को लिखने के लिए, इसको आंशिक भिन्न में चेंज करने के लिए क्या मानते हैं, ऊपर बी एक्स प्लस सी अपॉन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, तो इसको पहले आप ध्यान से लिख लें, ये टाइप आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि जो ये बहुपद होगा ना, जो ये द्विघात बहुपद यहाँ पर आएगा, यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी इस वाले जो बहुपद आपको यहाँ पर दे रखा होगा इसके फैक्टर नहीं हो सकते हैं, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के गुणनखंड नहीं किए जा सकते, ध्यान रखना। ये ऐसा बहुपद आपको यहाँ पर दिखेगा जिसके फैक्टर नहीं निकल सकते, तो ठीक है, तो ध्यान रखना कि ऐसा बहुपद यहाँ पर आएगा इधर कि जिसके फैक्टर ना हो। तो अगर मान लिया ऐसे बहुपद यहाँ है कि जिसके फैक्टर हो रही है, तो फिर ये ऊपर वाले जो मैंने दो टाइप आपको समझाई है उनमें चेंज हो जाएगा वो। अगर फैक्टर नहीं हो रही है, अगर इस बहुपद के फैक्टर नहीं हो रही है, तो फिर इसको हम लिखते हैं बी एक्स प्लस सी अपॉन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखते हैं, ठीक है। ध्यान क्या रखना, अगर इस बहुपद के फैक्टर हो रही है तो ऊपर वाली जो 4 फॉर्म मैंने अभी समझाई उनके रूप वाले फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे, उनके रूप में इसका आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ देंगे। अगर इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर नहीं हो रही है, तो फिर हम क्या करेंगे, बी एक्स प्लस सी अपॉन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के रूप में लिख देंगे इसको, ठीक है। तो यानी ए एक्स स्क्वायर बी एक्स के गुणनखंड नहीं हो, तब लिखना है ऐसे, ठीक है, नहीं हो। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, या तो आप ये लिख लो कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के गुणनखंड नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। अगर जब इसका गुणनखंड नहीं किया जा सकता है तब आपको क्या करना है, अगर जब इसके फैक्टर ना हो रहे हो
तो आपको बी एक्स प्लस सी अपॉन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के रूप में लिख देना है वहाँ पर, ठीक है। तो ये इसके कुछ टाइप थी जो हमें हर एक क्वेश्चन में यूज करनी है। तो ये टाइप आपको ध्यान से समझ लेनी है। ये 6 प्रकार के फॉर्मूले हैं और जहाँ पर ए बी सी वास्तविक नंबर है, ए बी एंड सी आर एनी रियल नंबर्स, यानी कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है और इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। ये अचर वैल्यू है, इनकी मान हमें निकालने पड़ते हैं। किसी भी उचित विधि का यूज करते हुए इनके मान हमें निकालने पड़ते हैं और फिर इंटीग्रेशन फाइंड करना पड़ता है। तो यहाँ तक का ये बेसिक था। बाकी जो बेसिक होगा, जो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा, वो मैं आपको सवाल के साथ में समझा लूँगा। तो पहले आप यहाँ तक से भी बातें ध्यान से लिख ले, ठीक है। तो अब इसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 11, 12, 13, 14 जितने भी इसमें एग्जाम्पल है आंशिक भिन्न के, वो सारे हमें सॉल्व करने हैं। तो एग्जाम्पल 11 कई बार रिपीट है, पहले आप इसको ध्यान से लिख लें, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर बेसिक ही रहेगा। अब अगले वाले लेक्चर में जितना भी इसके फॉर्मूले हैं वो सारे, नहीं फॉर्मूले तो मैंने सारे समझा लिए। अब जो लेक्चर आएगा इसके बाद उसमें मैं सारे एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल समझाऊंगा, ठीक है। ये करने के बाद अभी तक इसको आपको रिपीट करना है। ये फॉर्मूले बार बार समझने हैं कि कहाँ पर हमें कौन सा यूज करना है, कि उचित परिमेय, हमने क्या सीखा है कि उचित परिमेय फलन क्या होता है, अनुचित परिमेय फलन क्या होता है और यदि अनुचित परिमेय फलन है तो उसको उचित परिमेय फलन के रूप में चेंज कैसे करते हैं, वो भी मैंने आपको समझा लिया है। तो आपको इन बातों को नोट करना है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगता हो तो लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट, आपको मेहनत करनी है और मेहनत से बढ़कर कोई शॉर्टकट नहीं होता है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।